अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कत्ल की जो वारदात मैं सुनाने लगा हूँ ये पाकिस्तान के उस कस्बे में हुई थी जिसके थाने का मैं SHO था। आज तो ये कस्बा एक बड़ा शहर बन गया है। उस वक्त ये छोटा कस्बा था। थाने में रिपोर्ट आई कि एक जवान आदमी की लाश खेतों में पड़ी हुई है। इस शख्स का बाप और बड़ा भाई अपने महल्ले के 2 मुअज्जिज़ीन को साथ लेकर थाने आए थे। मुअज्जिज़ीन ने बताया कि कत्ल की ये वारदात है। सबूत उसका ये दिया कि लाश के गले में एक रस्सी मौजूद पाई गई है। मैंने FIR की तहरीर के लिए जो सवाल पूछने थे वो पूछे और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को FIR तहरीर करने को कहा। फिर मैं मौके पर चला गया। कस्बा जहाँ ख़त्म होता था वहाँ से आगे खेत थे। कस्बे की 3-4 गलियाँ खेतों की तरफ जाती थीं। मार्च के महीने का आखिर था। गंदम की फसल खासी ऊंची थी। खोशे पूरे पूरे निकले हुए थे। इस वक्त फसल कुदरती खाद की पैदावार से पैदा होती थी। अभी मसनूई खाद शुरू नहीं हुई थी, इसलिए फसल ऊंचे होते थे। लाश मुंडेर से 7-8 कदम दूर फसल के अंदर पड़ी हुई थी। मुंडेर के करीब बहुत सारी फसल टूटी हुई थी। इससे ये जाहिर होता था कि इस जगह 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की लड़ाई हुई है। वहाँ से आगे खेत के अंदर की तरफ 7-8 कदम तक फसल टूटी हुई थी। ये लाश को घसीटने का नतीजा था। आगे लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने बेवकूफ़ी ये की थी कि लाश को देखने के लिए फसल के अंदर जाते रहे थे। इससे नुकसान ये हुआ कि कातिल या कातिलों के खुरे ख़त्म हो चुके थे। मुंडेर पर भी कोई खुरा नहीं था। मुंडेर पत्थर जैसी पक्की थी और इस पर भी लोग चल फिर रहे थे। मुझे मकतूल और कातिल के खुरे नहीं मिले। लाश जवान आदमी की थी। उम्र 28 साल बताई गई। वो इसी कस्बे का रहने वाला था और ज़िले के शहर में एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। ये शहर कस्बे से 21 मील दूर था। मकतूल 5 दिनों की छुट्टियां लेकर आया हुआ था। मैंने लाश को उलट पुलट कर देखा, कपड़े हटाकर जिस्म को अच्छी तरह देखा। कहीं भी चोट और जख्म का निशान नहीं था। इसके गले में तकरीबन 1 गज रस्सी पड़ी हुई थी। ये बांधी हुई नहीं थी बल्कि इस तरह हुआ था कि ये रस्सी इसके गले में डाली गई और गर्दन के पीछे एक गांठ दे दी गई थी। मकतूल मर गया तो कातिल रस्सी गले में ही छोड़ गए और गांठ ढीली हो गई थी। कोई शक नहीं था कि कत्ल की वारदात है। मकतूल ने शलवार कमीज और स्वेटर पहनी हुई थी। मैं इसकी जेब में देख चुका था। कमीज की साइड वाली जेब में से बटुआ निकला। इसमें थोड़ी सी रकम थी जो आज मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 100 रुपया और कुछ आने 2 आने थे। बटुए में से एक फोटो बरामद हुआ। मकतूल एक जवान लड़की के साथ खड़ा हुआ था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मकतूल की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। कलाई के साथ घड़ी बंधी हुई थी। मैंने मकतूल के बाप को फोटो दिखाकर पूछा कि लड़की कौन है। मेरे इस बेटे की बीवी है, मकतूल के बाप ने जवाब दिया। मैं क्या हाल बताऊं इस बाप का जिसका जवान बेटा उसके सामने मरा हुआ पड़ा था और उसकी बहू घर में बैठी अपनी किस्मत को रो रही होगी। ये मकतूल की अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की निशानी थी कि उसने बीवी का फोटो अपने बटुए में रखा हुआ था। बटुए में रकम, उंगली में अंगूठी और कलाई पर घड़ी की मौजूदगी का मतलब ये था कि कत्ल की ये वारदात रहजनों की नहीं। रहजन गले में रस्सी डालकर नहीं मारा करते थे। अगर इनके साथ कोई शख्स लड़ाई करे तो रहजन चाकू चलाया करते थे और इस वारदात में रहजनी वाला शक तो मेरे जहन से फौरन ही निकल गया था। मैंने चारपाई मंगवाकर लाश को अस्पताल बराए पोस्टमार्टम भेज दिया और खुद मकतूल के महल्ले में चला गया। मुझे किसी और की बैठक में बिठाया गया। ये एक अच्छी हैसियत वाले रिटायर्ड आदमी का घर था। वो बड़ी अच्छी तालीम वाला भी था। मैंने इसी को अपने पास बिठा लिया। मैंने मरने वाले के घर के अफराद से तो हर बात पूछी ही है, मैंने इसको कहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर वाले पर्दे में रखते हैं और वो बातें बाहर से मालूम होती हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये लोग कैसे हैं जिनका आदमी कत्ल हो गया है? इनकी किसी के साथ दुश्मनी या दावत होगी? अगर आप कुछ जानते हैं तो बता दें। मकतूल का अखलाक कैसा था? जी हाँ, उसने जवाब में कहा, मैं इसी महल्ले का आदमी हूँ। कादिर मकतूल, इसके बाप और बड़े भाई को और उसके घर की औरतों को भी मैं जानता हूँ। मैं इन सबको शरीफ लोग कहा करता हूँ। कादिर भी अच्छे अखलाक का आदमी था। इस घर की औरतें भी तारीफ के काबिल हैं। इनके साथ किसी ने क्या दुश्मनी रखनी है?
قتل تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خاندانی عداوتیں پائی جاتی ہیں، جن کے درمیان مقدمے بازی چلتی ہے۔ کبھی ایک آدمی ادھر کا زخمی یا قتل ہو گیا، کبھی ایک آدمی ادھر کا زخمی یا قتل ہو گیا۔ اس خاندان کی ایسی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں۔ اچھا، مقتول کی شاید کسی اور کے ساتھ دشمنی ہو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس نے کہا، یا میں جانتا نہیں دشمنی ہے یا نہیں۔ یہ جہاں ملازم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی دشمن ہو۔ اگر ایسا ہے تو مقتول یہاں قتل نہ ہوتا، میں نے کہا، دشمن اسے وہیں اپنے شہر میں ہی قتل کر دیتے۔ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری بتائی ہوئی کون سی بات آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ ان کی ایک دشمنی ہے، لیکن یہ قتل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو ایک گھر کا تنازع ہے۔ آپ بات کریں، میں نے کہا، ہو سکتا ہے آپ سے ہی میری مطلب کی کوئی بات معلوم ہو جائے۔ ان کا یہ کیا تنازع ہے؟ قادر کی بیوی تقریباً 1 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس معزز آدمی نے کہا۔ یہ لوگ اسے بساتے بھی نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے۔ ان کا آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا زبانی نہیں بلکہ ہاتھا پائی کی طرز کی۔ نہیں صاحب، اس نے جواب میں کہا، ایسی لڑائی تو کبھی نہیں ہوئی۔ زبانی کلامی جھک جھک ہوتی رہتی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ناچاکی کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں، اس معزز شخص نے کہا۔ قادر یعنی یہ آدمی جو قتل ہو گیا ہے، اس کی ماں بڑی سخت سیاست باز اور فسادن ہے۔ قادر کی ماں نے قادر کی بیوی کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ آگے قصہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکی اور قادر میں بہت پیار تھا جو قادر کی ماں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر اس طرح ہوا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ معلوم نہیں یہ لوگ اس کو لینے نہیں گئے یا انہوں نے لڑکی کو بھیجا ہی نہیں۔ قادر کے بٹوے سے اس کی بیوی کی تصویر نکلی ہے، میں نے کہا۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قادر کو اپنی بیوی کے ساتھ اب بھی پیار ہے۔ کیا آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی شہادت کے کسی پر اتنا غلط الزام لگا دوں، اس نے شریف اور معزز آدمیوں کی طرح کہا۔ میں سنی سنائی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، آگے آپ خود تفتیش کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لیں۔ پہلی بات تو یہ سنی ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے لڑکی گھر سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا۔ 1 مہینے سے؟ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط بھی ہو، اس معزز آدمی نے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں سنی سنائی بات سنا رہا ہوں۔ عورتوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ لڑکی گھر میں نہیں۔ پہلے تو اس لڑکی کے چال چلن کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، لیکن اس سسرال والوں نے اسے گھر بٹھا دیا تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس لڑکی کے خلاف باتیں اٹھنے لگیں۔ میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ سنا ہے کہ لڑکی کو رات کے وقت کہیں آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس معزز آدمی نے سنی سنائی باتیں بتائی تھیں جن پر میں پورا اعتبار نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی مجھے کچھ کارآمد اشارے مل گئے۔ میں نے اس شخص کو چھٹی دے دی اور مقتول کے باپ کو بلا لیا۔ باپ بیچارہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے کام کی جلدی تھی۔ باپ کی حالت تو اب باقی عمر یہی رہنی تھی۔ میں نے اس سے پہلا سوال وہی پوچھا جو قتل کی واردات میں پوچھا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ان لوگوں کا دشمن کون ہے؟ ہم نے کسی کے ساتھ کیا دشمنی رکھنی ہے صاحب؟ اس نے کہا۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی تنازع؟ کیا آپ کے بیٹے کے سسرال کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع نہیں؟ میں نے پوچھا اور کہا، آپ شرفا میں سے ہیں، میں آپ کو ایک بات پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ خود آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ کے بیٹے کا قاتل فوراً پکڑا جائے اور سزا پائے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ میرے آگے جو بات زبان سے نکالیں وہ بالکل ٹھیک ہو، اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے کوئی بات چھپا کر نہ رکھیں، چاہے وہ بہت معمولی سی ہی بات کیوں نہ ہو۔ میں نے ہر بات دوسروں سے معلوم کر لینی ہے، پھر میرے دل میں آپ کی جو عزت ہے وہ نکل جائے گی۔ اب بتائیں کہ اپنے مقتول بیٹے کے سسرال کے ساتھ آپ کا کیا تنازع چل رہا ہے؟ ان کی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ آباد نہیں ہو سکی، اس نے کہا۔ شادی کے 6-7 مہینے تک ہمارے گھر میں رہی، پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھانے میں کون قصوروار ہے، میں نے کہا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی کس درجے تک پہنچ گئی تھی۔
और मैं ये भी मालूम करना चाहता हूँ कि आया लड़की वाले इतने जुर्रत और हिम्मत वाले हैं कि आपके बेटे को कत्ल कर दें। मेरा जवान बेटा कत्ल हो गया है, उसने कहा। मैं तो हर किसी को अपने बेटे का कातिल कहूँगा, लेकिन कादिर के सालों पर मेरे दिल में शक नहीं आया। ज़रा सा ख्याल आया था, लेकिन ये ख्याल भी आया कि वो भी हमारी तरह इज्जत से गुजर बसर करने वाले लोग हैं। मैं इस शक पर गौर कर चुका हूँ, ये मैं आप लोगों के गोशगुजार कर देता हूँ। आप माशाअल्लाह इस लाइन में दानिशमंद हैं। मैंने ये सोचा था कि मेरी बहू को मेके में बैठे हुए कोई 11 महीने गुजर गए थे। अगर इसके भाइयों ने इतनी खौफनाक जवाबी चोट लगानी होती तो कुछ अरसे पहले ही लगा लेते। इनके पास बड़ी मजबूत वजह मौजूद है। मैंने कहा, आप लोगों ने लड़की को तलाक देने से इनकार किया हुआ है। उन्होंने आखिर यही तरीका सोचा होगा कि अपनी लड़की के खामिद को कब्र में उतार दें तो उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। लड़की जवान है और मुझे मालूम हुआ है कि अभी 1.5 साल ही हुआ है कि उसकी शादी हुई थी। कौन सी बेटी की वो शादी करेंगे? मकतूल के बाप ने कहा। वो तो मालूम हुआ है कि 1 महीने से लापता है। क्या आपको यकीन है? सारे महल्ले की औरतें कहती हैं कि लड़की घर में नजर नहीं आती। उसने जवाब दिया। लड़की पर्दा नहीं करती, इधर उधर आती जाती है। हर रोज वो नजर आती थी, मगर 1 महीने से वो नजर नहीं आई। लड़की के भाई कितने हैं? मैंने पूछा। और वो किस टाइप के आदमी है? और लड़की का बाप किस इखलाक का आदमी है? माली लिहाज से वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, उसने जवाब में कहा। लड़की का बाप खासा होशियार आदमी है और अपना असर व रसूख रखता है और उसका रौब भी माना जाता है। क्या शरीफ और क्या बदमाश, उसका कहाँ मानते हैं। इसके 3 बेटे हैं, बड़े 2 तो ठीक ठाक हैं, लेकिन छोटा बेटा जिसकी उम्र 17-18 साल है वो ठीक नहीं। उसका उठना बैठना बदमाशों के साथ है और बड़के मारता रहता है। इस वजह से इसे शरीफों की सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। एक बात बताएं, मैंने पूछा। लड़की को तलाक कौन नहीं देना चाहता था, आप, आपकी बीवी या आपका बेटा? मेरा बेटा कादिर, उसने जवाब दिया और उसके साथ ही वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर उसने कहा, मेरा बेटा तो उसको अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए जिद करता था कि तलाक नहीं दूंगा। यही इरादा मेरा था, लेकिन मेरी बीवी को अल्लाह गारत करे, कहती थी कि तलाक देनी ही देनी है। बड़ी जिद्दी औरत है और इतनी झगड़ालू कि मेरे काबू में भी नहीं। मैंने तो बेटों को और दोनों बहुओं को कह दिया था कि इस औरत के साथ गुजर बसर करनी है तो इस तरह करो कि न तुम्हारी आंखें हैं न कान हैं। क्या कादिर के ससुराल को मालूम था कि कादिर लड़की को बसाने का ख्वाहिशमंद है? अगर कादिर जिंदा होता तो वही इस सवाल का जवाब देता। उसने बड़ी लंबी आह लेकर कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो लोग तलाक का तकाजा करते रहे और हमारी तरफ से मेरी बीवी जवाब देती रही। क्या ये लड़की अब आकर कुछ खराब हो गई थी? मैंने पूछा। बातें कुछ ऐसी ही सुनी हैं, मकतूल के बाप ने जवाब दिया। ये भी सुना है कि उसे रात को कहीं आते जाते देखा गया है। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि वो रात को किसके पास जाती थी? मैंने पूछा। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, उसने कहा। अब कोशिश करूंगा कि मालूम हो जाए। इस शख्स की बातें सुनते सुनते मेरे जहन में एक शक पैदा हुआ। लड़की आखिर जवान थी और उसने अज़दवाजी जिंदगी का जायका चख लिया था। इसने आखिर तंग आकर अपनी पसंद के किसी आदमी के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए होंगे और उसके साथ चली गई होगी। इस आदमी ने कादिर से लड़की को आज़ाद करने का ये तरीका इस्तेमाल किया होगा कि कादिर को मार दिया जाए। इसके साथ ही मेरे लिए सोचने वाली बात यह थी कि लड़की किसी के साथ गई भी है या नहीं। यह भी तो हो सकता था कि लड़की खराब हो गई हो और भाइयों ने अपनी बेइज्जती समझकर उसे ख़त्म ही कर डाला हो। मैंने मकतूल के बाप को भेज दिया और लड़की के बाप को बुला लिया। इससे मैंने पहली बात यही पूछी कि उसकी बेटी कहाँ है। मैं उसका बयान लेना चाहता हूँ। वो पहले चुप रहा और फिर इधर उधर देखने लगा। मैंने इस पर जोर दिया कि वो मेरे सवाल का जवाब दे। वो फिर भी खामोश रहा। मैंने उसके साथ थानेदारों के लहजे में बात की तो वो बोल पड़ा। वो तो यहाँ नहीं है, उसने बड़ी आस्था से कहा। कहाँ है? मैंने बड़े रौब से पूछा। तकरीबन 1 महीने पहले वो लापता हो गई थी, उसने जवाब दिया। मुझसे इज्जत कराना चाहते हो तो पूरी बात करो, मैंने दबदबे से कहा। मेरे हर सवाल का जवाब बिल्कुल सच और पूरा दो। वो किस तरह लापता हुई थी? बस जी, उसके अंदाज से मालूम होता था कि ये बात सुनाने पर उसका दिल राजी नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता बोलकर उसने बताया कि एक रात ठीक ठाक सोई, सुबह देखा तो लापता थी। उसका एक अटैची केस भी लापता था। थोड़ा सा जेवर और उसके जो कीमती और अच्छे कपड़े थे वो भी नहीं थे। वो अपने सैंडल 2 जोड़े भी ले गई थी। क्या आप जाहिल आदमी हैं? मैंने पूछा। थाने में रपट लिखवाई थी? नहीं, उसने जवाब दिया।
बिल्कुल साफ मामला था जनाब कि वो अपनी मर्जी से गई है। कोई उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता तो उसका अटैची केस, जेवर, कपड़े और सैंडल वगैरह तो न ले जाता। हम अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहे। कहीं तलाश किया था? मैंने पूछा। इसके ससुराल से पता किया था, इनके घर से आपके घर कोई दूर तो नहीं है? ससुराल जाकर इसको क्या करना था जी? उसने कहा। इनके साथ तो बोलचाल भी बंद है। आपकी बेटी रातों को किससे मिलती थी? मैंने कहा। आपको मालूम होगा। नहीं जनाब, उसने कहा। मुझे ये मालूम है कि मेरी बेटी को लोग बदनाम कर रहे हैं। ये दरअसल मेरी लड़की की सास का काम है। वो साबित करती फिर रही है कि मेरी बेटी का चाल चलन खराब था, इस वजह से उसे उसके बेटे ने घर से निकाल दिया है। मैंने इस मसले पर गौर किया तो मेरा दिमाग इसी शक पर रुक जाता था जो मैंने पहले बयान किया है कि लड़की अपनी पसंद के आदमी के साथ चली गई है और इस आदमी ने मकतूल को कत्ल करके रास्ते से हटा दिया है। इसके बाप को मैंने बहुत टटोला, लेकिन उसने कोई आदमी नहीं बताया। उसके बाद मैंने उसकी माँ को बुलाया। लड़की की माँ ने भी यही बताया कि उसकी बेटी अपने कपड़े और जेवर अटैची केस में डालकर ले गई। माएँ बेटियों की राजदार होती हैं, मैंने कहा। उसने तुम्हें बताया होगा कि ये खामिद तलाक दे देगा तो वो फलां आदमी के साथ शादी कर लेगी। उसने ऐसी बात मेरे साथ कभी नहीं की थी, उसने जवाब दिया। अपनी सहेलियों को शायद बताई होगी। इस औरत से भी मैंने बहुत पूछगछ की, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। मैंने उससे पूछा कि उसकी बेटी को खामिद ने अपने घर क्यों नहीं रखा। उसकी सास के बारे में अगर मैं कोई बात मुंह से निकालूंगी तो आप कहेंगे कि ये औरत दुश्मनी की वजह से ऐसी बातें कर रही है, उसने कहा। आप इस औरत के पड़ोसियों से और मेले वालों से पूछें, वो आपको बताएंगे। अगर मेरी ज़बान से ही सुनना है तो मैं दोनों तरफ की बात करूंगी। इधर मेरी बेटी की सास निरी चुड़ैल थी। उसने मेरी बेटी को ही नहीं, अपने इज्जतदार खामिद और बेटों को भी नथर डाली हुई थी। उसने मकतूल की माँ की वही बातें सुनाई जो एक मोअज़्ज़िज़ आदमी और उसका अपना खामिद भी मुझे सुना चुका था। ये बातें सुनाकर उसने कहा, इधर मेरे घर में मेरे बेटे और बेटों का बाप निरे पत्थर थे। मेरी बेटी घर आती थी तो अपनी सास की बातें और सलूक सुनाती थी। मैं उसे कहती थी कि बेटी बर्दाश्त करो और अपने खामिद के साथ बना कर रखो, लेकिन मेरे बेटे और मेरा खामिद उसे कहते थे कि सास एक कहती है तो इसे 10 सुनाओ, अगर ज़्यादा तंग करे तो यहाँ आ जाओ, हम मर नहीं गए। इस तरह ये मेरी बेटी को हौसला देते थे कि सास के गले पड़े और अपने घर आकर बैठ जाए। इस औरत का मुकाबला तो उसका खामिद भी नहीं कर सकता। मेरी तो अपने घर में कोई मानता ही नहीं था। सास बहू का ड्रामा तो चलता ही रहता है। इसे ना आज तक किसी ने रोका है और ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसको नाकामी हुई। ये औरत बोलती ही जा रही थी। इस किस्म की तकरीरों और कहानियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कातिल का सुराग लगाना था। सूरज डूब रहा था। लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी और महल्ले में कोहराम मचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का बायस सांस का रुकना लिखा गया था। सांस रस्सी से रोका गया था, यानी रस्सी से मकतूल का गला घोट दिया गया था। उसके सिवा जिस्म पर तशद्दुद का और कोई निशान नहीं था। मौत का वक्त रात 10:30 और 11 बजे के दरमियान लिखा गया। मैंने अगली सुबह के लिए मकतूल और उसकी बेवा के कुछ करीबी रिश्तेदारों को थाने बुलाया। मैं रात को सोना नहीं चाहता था। रात के लिए मैंने अपने खास मुखबिरों और 2 मुअज़्ज़िज़ीन को अपने घर बुला लिया। आधी रात के बाद तक मैं इन लोगों से रिपोर्टें लेता रहा। उन्होंने जो रिपोर्टें दी इनको अलग अलग सुनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये सुना देता हूँ कि इनसे मुझे क्या मालूम हुआ। मकतूल के चाल चलन और अखलाक के बारे में कोई एक भी रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं मिली, बल्कि ये बताया गया कि यह हर किसी की इज्जत करने वाला और इज्जत करवाने वाला शख्स था। मकतूल की माँ के बारे में हर किसी ने वही बातें बताईं जो मैं पहले सुन चुका था। सब ने यही कहा कि मकतूल का इसमें कोई कसूर नहीं था। मकतूल की बीवी के बारे में मशकूक सी रिपोर्टें मिली। इन रिपोर्टों में अगर किसी ने यह कहा कि वो पाक साफ और बड़े सुथरे चाल चलन की लड़की थी तो उसे पूरा यकीन नहीं था, और जिसने उसका चाल चलन मशकूक बताया उसको भी पूरा यकीन नहीं था। अलबत्ता मैं इन तमाम रिपोर्टों को सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि लड़की का चाल चलन ठीक ठाक था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से उस पर शुबा होना शुरू हो गया था। एक आदमी बताया गया जो मकतूल का दोस्त था, वो इसी कस्बे में रहता था और कस्बे में मनियारी की सबसे बड़ी दुकान उसी की थी। वो जवान और ज़रा खूबसूरत आदमी था। 2 मुखबिरों ने बताया कि मज़कूरा लड़की को रात के वक्त उसके घर से निकलते हुए देखा गया है। इन दोनों मुखबिरों में से एक ने बताया कि एक बार उसने इस लड़की को इस आदमी के साथ शाम के बाद गली में कहीं खड़े देखा था, और जब लड़की ने मुखबिर को देखा कि वो आ रहा है तो वो बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई।
अगर मैं इन मुखबिरों की पूरी रिपोर्टें सुनाता तो आप खुद समझ जाते कि असल मामला क्या है। मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। मुझे इस बात के साथ कोई सरोकार नहीं था कि कोई औरत किस आदमी के साथ ताल्लुकात रखती है। अगर मकतूल की बेवा का कोई ताल्लुक मकतूल के किसी दोस्त के साथ था तो मैं कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। मेरा ताल्लुक सिर्फ अपने काम के साथ था, जो ये मालूम करना था कि मकतूल का बाइस के कत्ल का बाइस यही शख्स तो नहीं। ऐसा मुमकिन था कि ये शख्स जिसका जिक्र किया गया था मकतूल का दोस्त था। इस वजह से मकतूल की बीवी का उसके साथ मेल मिलाप था और ये मेल मिलाप काबिल एतराज़ ताल्लुकात की सूरत इख्तियार कर गया हो। लड़की खूबसूरत बताई गई थी। मैंने देखना ये था कि ये शख्स किस टाइप का है और क्या ये कत्ल करने या कत्ल करवाने की हिम्मत और जुर्रत रखता है। मकतूल के सालों के बारे में जो रिपोर्टें मिली वो इस तरह थीं कि बड़े दोनों भाई लोगों से मिलने मिलाने वाले आदमी हैं और इनके मेल मिलाप के दायरे में शहर के कुछ बदमाश टाइप लोग भी शामिल हैं। ऐसा कह लें कि ये दोनों भाई शरीफ भी थे और बदमाश भी थे। इनके छोटे भाई के बारे में मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी उम्र 17-18 साल के लगभग थी और उसका आम रवैया और अखलाक वगैरह ऐसा बताया गया था जिस तरह आजकल आप पंजाबी फिल्मों में हीरो और विलन को देखते हैं। मैंने सुबह बहुत से अफराद को थाने तलब किया हुआ था। वो सुबह आना शुरू हो गए थे। मैंने मज़ीद अफराद को तलब किया। एक मकतूल का ये दोस्त था जिसके पास मकतूल की बेवा जाती थी और मकतूल की सास जब आई तो मैंने इससे पूछकर मकतूल की बेवा की 2 सहेलियों को भी तलब कर लिया। मकतूल का ये दोस्त पहले आ गया तो मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और पहला सवाल ये पूछा कि मकतूल की बेवा उसके पास आया करती थी। मेरे पास आकर उसने क्या करना था? उसने जवाब दिया, हाँ, एक बात है जो मैं आपको बताऊंगा। वो मेरे पास 3-4 दफ़ा आई थी और मेरी मिन्नतें करती थी कि मैं इसके खामिद को राज़ी करूं कि वो इसे अपने पास बुला ले। मेरी एक बात पर एतबार करें जनाब, इस लड़की को मैंने अपने दिल में बहन का दर्जा दिया हुआ था। मकतूल कादिर मेरा ऐसा गहरा यार था कि हमारी मोहब्बत दिलों में नहीं बल्कि रूहों में उतरी हुई थी। इतना कहने की देर थी कि इस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो बेकाबू होकर रोने लगा। इसका ये रोना एक्टिंग वाला रोना नहीं था। इसने कुछ देर बाद अपने आप को नॉर्मल हालत में किया और कहने लगा, लोगों ने कादिर की बीवी के बारे में ये जो मशहूर किया हुआ है कि इसका चाल चलन ठीक नहीं था, ये सब बकवास है। वो बेचारी तो अपने खामिद के पास जाने के लिए तड़पती थी। वो अपनी सास और अपने माँ बाप और भाइयों को बुरा भला कहती रहती थी। कादिर का भी यही हाल था। वो अपना घर इस लड़की के साथ आबाद करने के लिए रोता था, लेकिन इसकी माँ बड़ी जालिम औरत है। इधर कादिर की बीवी का बाप और भाई भी ठीक लोग नहीं, बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं। इस आदमी ने बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी बातें मैंने पूछी थी जिनके वो जवाब देता रहा था। कितनी ही दफ़ा तो उसके आंसू भी निकले। मुझे इस पर पूरा एतबार आ गया। मेरे एक सवाल का जवाब वो ठीक तरह न दे सका। सवाल ये था कि कादिर की बेवा कहाँ गायब हो गई है। उसके लापता हो जाने के बावजूद भी मैं उसे ख़राब लड़की नहीं कहूँगा। उसने कहा, वो इतनी नीच लड़की नहीं है कि जिस खामिद के साथ वो बसाना चाहती थी घर को, उसे धोखा दे और इसके साथ बेवफाई करे। अगर वो जिंदा है तो वापस ज़रूर आएगी। क्या बात करते हो भाई मेरे? मैंने कहा, वो तो अपने कपड़े, जेवर और सैंडल वगैरह एक अटैची केस में डालकर अपने साथ ले गई है। मुझे लड़की पर भरोसा है और अपने अल्लाह पर भी भरोसा है। उसने कहा, देखते रहें क्या होता है। तुम मुझे शक में डाल रहे हो? मैंने कहा, शक यह है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अल्लाह जानता है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आप कोशिश जारी रखें। गुनाहगार भी और अल्लाह के नेक बंदे भी आपके सामने आ जाएंगे। मैं कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। सिर्फ शक यह है कि कादिर को उसके सालों ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। वो तुम्हारा दोस्त था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ राज की हर बात करता होगा। शायद तुम्हें मालूम हो कि इसके दफ्तर का कोई आदमी किसी वजह से उसका दुश्मन तो नहीं। वो गवर्नमेंट के जिस महकमे में मुलाजिम था वहाँ लोगों के काम फंसे रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने किसी का काम नाजायज़ तरीके से करने से इनकार कर दिया हो और उसके आदमी का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया हो कि उसने इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। हाँ साहब, उसने कहा, ऐसा हो सकता है। ये तो वहाँ जाकर इसके दफ्तर से मालूम किया जाए। मुझे ये मालूम है कि कादिर रिश्वत नहीं लेता था। इस वजह से वो लोग जिनका इसके दफ्तर में काम पड़ता था इससे नाराज़ रहते थे। फिर भी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कादिर के सालों को मुश्तंडों को मुश्तबों की तरह शामिल तफ्तीश करें।
खास तौर पर उसके छोटे भाई को ध्यान में रखें। ये शक तुम किस बिना पर करते हो? मैंने पूछा। मैं आपको यही बताने लगा हूँ, उसने कहा। कादिर के तीनों साले मेरे दोस्त तो नहीं, लेकिन सलाम दुआ बड़ी अच्छी है, इनके साथ उठना बैठना भी है। अचानक ही ऐसा हुआ कि इनमें से जो भाई भी मिला उसने कादिर को गालियां दी और बड़े गुस्से में कहा कि इसके खानदान को हम तबाह कर देंगे। इनका छोटा भाई तो कहता था कि अब कादिर और उसकी माँ बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं हैरान होता था कि इनकी बहन को उजड़कर घर बैठे हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। उन्होंने इस तरह की बातें मेरे साथ कभी नहीं की थी। अब इन्हें अचानक क्या हो गया है? इस तरह पता चलता था जैसे इनकी बहन को इसके ससुराल से अब निकाला गया हो। तीनों बारी बारी मेरे पास आते थे और ये धमकियां सुनाते थे। मैं हैरान होता था कि 5-6 दिनों के बाद बात खुली गई कि इनकी बहन घर से लापता हो गई है। भाई ये कहते थे कि ये सारा कसूर कादिर और उसकी माँ का है। अगर ये दोनों हमारी बहन को घर से ना निकालते तो आज वो लापता भी ना होती और हमारी ये बेइज्जती ना होती। मतलब ये कि वो कादिर और उसकी माँ को कसूरवार ठहराते थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कल रात कादिर मेरे पास बैठा हुआ था और 10 बजे के लगभग उठकर गया था। सुना है कादिर के सबसे छोटे साले का याराना बदमाशों से है, मैंने कहा। और ये भी सुना है कि ये लड़का अपने आप को भी गुंडा और बदमाश समझता है। आपने ठीक ही सुना है, उसने कहा। बड़ा छिछोरा और ओछा लड़का है। ये खूबरू और जवान आदमी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। उसने और बहुत सी बातें भी बताई थी जो मैं सारी की सारी तहरीर में नहीं ला रहा। शायद एक बात नहीं लिखी, वो ये कि उसने कादिर और की बीवी के बारे में जोर देकर कहा था कि ये लड़की गैरत वाली है और जुर्रत वाली भी, किसी से दबने वाली लड़की नहीं। मुझे इत्तला मिल गई थी कि कादिर की बीवी की 2 सहेलियां आ गई हैं। दोनों के बाप उनके साथ थे। मैंने दोनों लड़कियों को और उनके बापों को बुला लिया और उन्हें पूरी तसल्ली दी कि उनकी बेटियों से कादिर की बेवा के बारे में कुछ पूछना है, वो बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने उन्हें कहा कि ये मेरी अपनी बहनें हैं, मैं इन्हें बहुत जल्द फारिग कर दूंगा। इसके बाद मैंने एक लड़की को अपने पास बिठाया और उससे मकतूल की बेवा के बारे में पूछा। फिर दूसरी लड़की को बुलाया और उससे भी पूछा। दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ने कहा कि ये लड़की अपने खामिद के साथ किसी और का नाम नहीं लेती थी। 2 दफ़ा उसने कहा था कि ये खामिद उसे ना मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। मेरे सवालों का जवाब देते हुए लड़की ने बताया कि घर से जाने से पहले उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, ज़रा सा भी इशारा नहीं दिया था कि वो घर से जा रही है या वो खुदकुशी कर रही है। दोनों लड़कियां कादिर के इस दोस्त की तरह पूरे यकीन के साथ कहती थी कि इस लड़की का चलन और हौसला इतना मजबूत है कि अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपना आप किसी और को नहीं सौंप सकती। उन्होंने बताया कि वो तो रात भर जागती और वजीफे करती रहती थी। इन लड़कियों को इनके बापों के हवाले और रुखसत करके मैंने मकतूल के सबसे बड़े साले को बुलाया। देख भाई मेरे, मैंने कहा, अगर तुम इकबाल जुर्म कर लो तो फ़ायदे में रहोगे। किस जुर्म का इकबाल कर लूँ? उसने हैरान होकर पूछा। हर मुज़्रिम अपना बयान इनकार से शुरू करता है और अपने आप ही इकबाली हो जाता है, मैंने कहा। मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। इकबाली हो जाओ और फ़ायदा मुझसे ले लो। मैं बरी भी करवा सकता हूँ। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं और वो जो मारा गया है मेरा कुछ नहीं लगता था। मैंने तो इन कागज़ों का पेट भरना है। इनका पेट भर जाता है तो मेरा और मेरे बीवी बच्चों का पेट भी भर जाता है। मैंने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि अपना काम ठीक तरह कर दिया है। आगे अदालत की मर्जी है कि सज़ा दे या बरी कर दे। अदालत के पास जब मुकदमा ही कमज़ोर जाएगा तो अदालत उसे सज़ा ही नहीं दे सकती। तुम बात करो। उसने परेशान होकर और सख्त घबराहट की हालत में इनकार पर जोर दिया। अलबत्ता ये कहा कि कादिर को कत्ल ही करना होता तो वो उसी दिन कर देते जिस दिन इधर से ऐलान हुआ था कि न बसाएंगे और ना ही तलाक देंगे। दूसरे नंबर के भाई को बुलाया, उसके साथ भी मैंने यही बातें की और उसका हाल भी अपने बड़े भाई जैसा हुआ और उसने वैसे ही उज़र पेश किए जो इसके बड़े भाई ने किए थे। कुछ वक्त इसके साथ भी लगाया और मैंने छोटे भाई को फिर बुला लिया। छोटा भाई जब मेरे कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे से मेरी मेज़ तक जिस तरह से चलकर आया उससे मैंने अंदाज़ा कर लिया कि ये अपने दोनों बड़े भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी चाल और रवैया ऐसा था जैसे फोके गुंडे होते हैं जो पेशेवर और पक्के गुंडे होते हैं, इनका तौर तरीका कुछ और तरह का होता है। थानेदार के सामने आकर वो इस तरह झुक जाते हैं जैसे किसी बादशाह के दरबार में आ गए हों। थाने से बाहर वो किसी मामूली से आदमी से भी इस तरह मिलते हैं
कि जैसे वो गुंडे नहीं बल्कि मिस्कीन से आदमी हैं। वो गुंडागर्दी को गुंडागर्दी ही समझ कर किया करते हैं। मकतूल का छोटा साला इस तरह करता हुआ और झूमता हुआ मेरे सामने आया जैसे वो अपने आप को जाने क्या समझता है और वो उम्मीद रखता हो कि मैं इसके गुंडेपन की तारीफ करूंगा। मैंने इसे कुर्सी पर बिठा दिया। तुम्हें देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई है, मैंने कहा। सुना है इस शहर में तुम्हारी बहुत इज्जत और दबदबा है और कुछ लोग तो सुना है कि तुमसे डरते भी हैं। अल्लाह की देन है जी, उसने अजीब तरीके से अपने एक हाथ को हरकत देकर झूम कर कहा। कोई सर नहीं उठा सकता। मैंने इसे फूंक देनी शुरू कर दी और वो गुब्बारे की तरह फूलता चला गया। एक बात बताओ आबिद, मैंने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ चली गई है? ये पता चल जाता तो क्या वो आदमी और मेरी बहन जिंदा रहते? उसने बड़े रौब से पूछा। तुम्हारा ये अल्फाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने इस तरह बात की जिस तरह मैं थानेदार नहीं बल्कि उसका दोस्त था। मैंने कहा, तुम जैसे गैरतमंद भाई अपनी गैरत पर जान दे दिया करते हैं। ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे बहनोई को किसने कत्ल किया है।